हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी के। सो वेलकम टू द सेशन गाइस। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके ग्रेड 12th में कोर मैथ्स का कंप्लीट रोड मैप कैसा होने वाला है। देखो, रोड मैप का मतलब है कि आप पूरे साल भर मैथमेटिक्स को कैसे पढ़ोगे, कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको अवॉइड करनी है, ताकि आप लोगों की ग्रेड 12th की जो जर्नी है मैथ्स को लेकर वो काफी ज्यादा स्मूथ चले। इस सेशन में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपका सिलेबस क्या है, कौन से चैप्टर्स कितनी वेटेज रखते हैं, किस चैप्टर में आपको सिर्फ एनसीईआरटी करनी है एंड किस चैप्टर में आपको बाकी की चीजें भी फॉलो करनी है, एंड कौन सी गलतियां अवॉइड करनी है एंड उनका सॉल्यूशन, बेस्ट सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके सिलेबस की। अगर मैं आप लोगों को सिलेबस की बात करूं तो पहला जो यूनिट है आप लोगों के पास वो है आपका रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन में आप लोगों के पास दो चैप्टर्स है। पहला है बेटा रिलेशन एंड फंक्शन, दूसरा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन दोनों चैप्टर से अगर मैं कंबाइन वेटेज की बात करूं तो 8 मार्क्स की रहती है। जनरली रिलेशन एंड फंक्शन से 5 से 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आप लोगों के पास बनते हैं एंड इससे 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन एंड फंक्शन में आप लोग एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस लगा लेना एंड बाकी अगर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो तो जो एक्स्ट्रा 2-3 क्वेश्चंस वो बताएंगे वो आप कर लेना। जैसे मैं अगर प्रारंभ बैच की बात करूं तो जितना मैंने अपने सेशंस में जो नोट्स है या जितने मैं सेशंस में क्वेश्चन करवा रहा हूं दैट इज सफिशिएंट। बाकी जो चैप्टर मॉड्यूल में देता हूं हर सेशन के बाद वो आप लोग बस कर लेना, दैट इज सफिशिएंट। सेम फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी के अलावा थोड़े से 2-3 टाइप के क्वेश्चंस और आप लोगों के पास बनते हैं जो आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, कंप्लीट आरडी शर्मा या कोई और किताब करने की जरूरत नहीं है। फिर है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ये दोनों चैप्टर्स की वेटेज बेटा आप लोगों के पास 10 मार्क्स की रहती है। यहां से सबसे ज्यादा 1 मार्कर क्वेश्चंस रहते हैं एंड इन दोनों चैप्टर्स के लिए एनसीईआरटी इज सफिशिएंट। बस एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लो, दैट इज सफिशिएंट। ठीक है, काफी है। फिर अगला जो यूनिट है दैट इज कैलकुलस। उसकी जो वेटेज है बेटा सबसे ज्यादा है 35 मार्क्स, क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन दोनों चीजें आती है। अब यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल्स, ये सारे के सारे चैप्टर्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। एंड इसमें बेटा अगर आप एनसीईआरटी का हर एक सवाल भी कर लेते हो तो दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट। बट जैसे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से इसमें कुछ कुछ और 2-3 टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने पड़ेंगे, 2-3 टाइप के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप लोगों को देखने पड़ेंगे। क्लियर? अच्छा, फिर अगर मैं उसकी बात करूं वेक्टर्स एंड 3D, एनसीईआरटी के अलावा आप कुछ और भी जरूर रखना, स्पेशली 3D के लिए एनसीईआरटी के साथ साथ 3-4 टाइप के और क्वेश्चंस आप लोगों के पास बनते हैं। जैसे शायद अभी आपको समझ में नहीं आएगा बट 3D में फुट ऑफ द परपेंडिकुलर नाम के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, बट एनसीईआरटी में वैसा कोई सवाल नहीं है। तो 3-4 टाइप के क्वेश्चंस आप लोग जरूर करना। इनकी कंबाइंड वेटेज जो है वो है 14 मार्क्स की, है ना। ये सारी की सारी चीजें मैं अपने बैचेस में क्वेश्चंस में करवाता हूं जो हमारे सेशंस होते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग बेटा सिर्फ एनसीईआरटी सफिशिएंट, तो आप लोग इसको कर सकते हो एनसीईआरटी से एंड इसकी जो वेटेज है वो है 5 मार्क्स की। बहुत इजी टू स्कोर चैप्टर है। आखिरी है प्रोबेबिलिटी। एनसीईआरटी के अलावा बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जरूर फोकस करना, और इसकी जो वेटेज है, इकलौता चैप्टर है, 8 मार्क्स की इसकी वेटेज है। तो ये आप लोगों का सिलेबस और साथ के साथ उनकी जो वेटेज रहने वाली है वो कैसी रहने वाली है, ये चीज है। अब ग्रेड 12th में जनरली बच्चे क्या गलतियां करते हैं और उनका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, कुछ काम की बातों पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले देखो, 12th में बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा आप लोगों के पास। आपके पेरेंट्स का प्रेशर रहेगा, आपके रिलेटिव्स का प्रेशर रहेगा। हर कोई आपसे 12th के मार्क्स जरूर पूछेगा कि 12वीं में बोर्ड्स में कितने मार्क्स आए हैं। काफी ज्यादा प्रेशर होगा। लेकिन एक खास बात यह है, क्लास 11th में आप ऑलरेडी देख चुके हो कि सिलेबस कितना ज्यादा होता है, तो सेम सिलेबस, सेम तरीके की चीजें आपकी ग्रेड 12th में भी रहने वाली है। आपको प्रेशर चाहे कुछ भी हो, कोई कुछ भी बोले, सिलेबस टफ लगेगा। बहुत बार ऐसा फील होगा, डाउनफॉल आएगा, ऐसा लगेगा कि यार मैं क्यों कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, होगा भी नहीं होगा, मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे। रिलेटिव्स बहुत प्रेशर फील करवाएंगे, पेरेंट्स बहुत प्रेशर फील कराएंगे, दोस्त बहुत प्रेशर फील कराएंगे जब उनके अच्छे मार्क्स आएंगे। बट यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। आपका पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज जो आपको दिमाग से निकाल देनी है, ये प्रेशर वाली चीजें। आप इसको एक नॉर्मल क्लास की तरह देखो। 11th में आप ऑलरेडी वो प्रेशर झेल चुके हो, तो 12th में आपके पास बस एक अपर एज है, थोड़ा सा आप सिलेबस को ऑलरेडी समझते हो। जो गलतियां आपने 11th में करी है वो गलतियां रिपीट मत करना। अभी समय है, करो, अभी से, आज से स्टार्ट करो चीजों को, कल के लिए मत छोड़ो। वरना फिर जैसे 11th में जनरली बच्चा पहले 10th के रिजल्ट का वेट करता है, फिर उसके 1-2 महीने बाद कोचिंग शुरू करता है या पढ़ता है, जो भी है पढ़ाई शुरू करता है, तो बहुत पीछे चला जाता है।
ट्वेल्थ में आप लोगों को डे 1 से ही चीजें प्रिपेयर करना स्टार्ट करना है ना। तो शुरुआत से चीजों को करते चलो, बैकलॉग्स मत लगने दो। क्लियर? तो जो गलतियां आपने 11th में करी है उन गलतियों से सीखो, उनको रिपीट मत करो। पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। दूसरा, कोई एक टीचर डिसाइड कर लो। देखो, आपने 11th ग्रेड में किसी टीचर से पढ़ा होगा, अगर आपकी उनके साथ वाइब्स मैच हो रही है, आपको अच्छे लग रहे हैं, तो आप उन्हीं के साथ कंटिन्यू करो। अगर नहीं हो रहा है तो आप लोग क्या करो कि जिस भी टीचर के साथ आप लोगों की वाइब्स मैच होती हैं, आप उनके लेक्चर्स देखो और थ्रू आउट द ईयर उन्हीं को फॉलो करते रहो। थ्रू आउट द ईयर। ये ना हो कि आप एक लेक्चर कहीं देख रहे हो, दूसरा लेक्चर कहीं देख रहे हो। नहीं, आपको मेरा समझ में आता है, मेरे से पढ़ो, कहीं और समझ में आता है, वहां से पढ़ो, बट रेगुलर क्लास अटेंड जरूर करो। अगर आप रेगुलर क्लास अटेंड नहीं करोगे तो आपके बैकलॉग्स लग जाएंगे। साथ के साथ मैथ्स के प्रॉपर नोट्स बनाते चलो। जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, जो टीचर बोल रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, उनको स्टार मार्क करो, ताकि एंड टाइम पे जब आप रिवाइज करो तो तब आपके पास टाइम नहीं होगा सारा कुछ रिवाइज करने का। तब आपको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं इंपॉर्टेंट स्टार वाले क्वेश्चंस को रिवाइज करना रहेगा। दूसरा, नोट्स बनाओ, प्रॉपर प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर करना, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपके एग्जाम का पैटर्न कैसा है। बहुत बार ऐसा होता है एग्जाम में इमली पूछता है और हम आम की प्रैक्टिस करते हैं। नहीं, प्रैक्टिस भी फिर हमें इमली की ही करनी है। तो ऐसा ना हो, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके ये एक आइडिया मिल जाएगा कि आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं रिपीटेटिवली, जो आपकी एनसीईआरटी से बाहर के। तो आप उनकी प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके पैरेलली आपको बोर्ड्स की तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। बोर्ड्स में उतना एडवांस लेवल की चीजें नहीं पूछी जाएंगी, तो आपको बोर्ड्स के लिए एक अलग तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा। स्टेप्स कैसे लिखते हैं मैथ्स में, वो सारी की सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगला, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। अभी आपके पास समय है, अभी आप लोगों का स्टार्टिंग फेज है। अभी आप जितना डीप डाउन में कॉन्सेप्ट को सीख सकते हो उतना सीखो। कैलकुलस में अक्सर बच्चे बहुत परेशान होते हैं। जितना डेप्थ में समझ सकते हो, जितना डेप्थ में चीजों को सीख सकते हो, उतना सीखो, ठीक है। आप एक टारगेट बना लो कि हर मंथ कम से कम 2 चैप्टर्स तो मुझे करने ही करने हैं। अब वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, आप अकॉर्डिंगली चीजों को देख लेना। जो इजी चैप्टर्स होंगे वो शायद महीने में 3 हो जाए, लेकिन एटलीस्ट 2 चैप्टर्स तो आपको मंथ में करने ही है। और आपका जो टारगेट है अक्टूबर तक आपका सिलेबस पूरा का पूरा खत्म हो जाना चाहिए। टीचर के एंड से नहीं, आपके एंड से, ठीक है। जो इजी चैप्टर्स है, इजी क्वेश्चंस है, वहां से स्टार्ट करो और फिर धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते चलो। अक्टूबर तक अगर आप अपना सिलेबस खत्म कर देते हो तो आपके पास 2-3-4 महीने बचेंगे, जिसमें आप अपनी प्रैक्टिस रिवीजन कर सकते हो। तो मेक श्योर कि आप लोग इस तरीके की स्ट्रेटेजी बनाओ कि हर महीने 2 चैप्टर्स तो एटलीस्ट हो। एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ और उस टाइम टेबल को फॉलो करो। एक शेड्यूल बनाओ। आपका एक वीकली टाइम टेबल हो गया, एक डेली का टाइम टेबल हो गया। हफ्ते के टाइम टेबल में आपने हफ्ते के टास्क दे दिए। डेली के टाइम टेबल में आप एक दिन में मुझे ये काम करना है, 10 क्वेश्चंस करने, 20 क्वेश्चन करने, जितने भी क्वेश्चंस करने वो करने हैं तो करने हैं, उससे पहले सोना नहीं है, ठीक है। तो जब आप वो टास्क कंप्लीट करने के बाद सोओगे ना, तो आपको बहुत रिलैक्सिंग फील होगा, बहुत अच्छी नींद आएगी, ट्रस्ट मी, है ना। मैथ्स आप गाने सुनते सुनते कर सकते हो। जैसे मैं अपने टाइम पे करता था, रात का डिनर मैंने कर दिया, उसके बाद 2 बज रहे 3 बज रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता था, है ना। नींद ना आए इसके लिए मैं गाने वाने सुनता था और उसके साथ साथ मैं मैथ्स को रेगुलर प्रैक्टिस किया करता था। तो मेक श्योर कि आप इस तरीके से एक टाइम टेबल बनाओ, उस टाइम टेबल को फॉलो करो। क्लास के खत्म होते ही, जैसे जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, जैसे अगर मैं प्रारंभ बैच की बात करूं तो जैसे आज एक क्लास खत्म हो गई, जैसी क्लास खत्म हो रही है उसके बाद आप उस क्लास के खत्म होते ही 10-15 मिनट बाद आप उसको रिवाइज कर दो। हार्डली 15 से 20 मिनट में वो पूरा का पूरा सेशन आपका रिवाइज हो जाएगा। साथ के साथ रिवाइज करो एंड उसके बाद वीकली एक रिवीजन देना बहुत जरूरी है, वरना आप आगे बढ़ते रहोगे, पीछे की चीजें सब भूलते चलोगे, ठीक है। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये कि टेस्ट रेगुलर दो। टेस्ट देना बहुत जरूरी है। अगर आप टेस्ट नहीं दोगे, आपको अपनी परफॉर्मेंस का पता नहीं चल पाएगा। आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या है, वीक एरियाज क्या है। अच्छा, सिर्फ टेस्ट देना नहीं है, उसको एनालाइज भी करना है कि आपके वीकनेस क्या है, आपके स्ट्रेंथ क्या है। जो वीकनेस है, जो वीक एरियाज है, उनको फिर दोबारा से पढ़ो, फिर दोबारा से रिवाइज करो और अच्छे से कॉन्सेप्ट पे काम करो। देखो, मैं अभी भी बोल रहा हूं, अभी समय है। बहुत बार अक्सर ऐसा होता है, बच्चे आखिरी के टाइम पे आते हैं, बोलते हैं सर 12th बर्बाद हो गई, प्लीज कुछ इंपॉर्टेंट बता दो। आप कॉन्सेप्ट पे शुरुआत से ही फोकस करोगे तो डेफिनेटली यू विल स्कोर वेरी गुड। लेकिन अगर आप शुरुआत से फोकस नहीं करोगे भाई, तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखना है, ये कुछ स्ट्रेटेजीज है जो आपको थ्रू आउट द ईयर फॉलो करनी है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर द अमेजिंग सेशन। मिलते हैं नए सेशन में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।